आज के मुख्य समाचार। एनसीपी के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के जेल से बाहर आने के प्रयास नाकाम। मुंबई की धारावी की सबसे बड़े स्लम को अदानी ग्रुप ने 5,069 करोड़ लगाई बोली। डॉन दाऊद के सहयोगी सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट को जमीन हड़पने में गिरफ्तार किया। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले के मतदान में कई दिग्गज चुनावी रण में उतरे। मुंबई, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख के जेल से बाहर आने के सभी प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने देशमुख की दायर जमानत याचिका पर सुनवाई 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। हालांकि सीबीआई ने कहा कि सहायक सॉलिसिटर जनरल एएसजी अनिल सिंह का स्वास्थ्य खराब है, इस कारण वह आज अदालत में मौजूद नहीं थे, इसलिए कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्थगित कर दी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री ने 26 अक्टूबर को 100 करोड़ रुपए जबरन वसूली मामले के सिलसिले में जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। वहीं इससे पहले सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 21 अक्टूबर को देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सीबीआई ने अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पुलिसकर्मियों को मुंबई में बार मालिकों से हर महीने अवैध रूप से अपने लिए 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने को कहा था। इस मामले पर सचिन वाजा का भी बयान दर्ज किया था। वहीं सीबीआई कोर्ट ने कहा था कि गवाहों के बयानों से स्पष्ट है कि अनिल देशमुख इस पूरे मामले में मुख्य साजिशकर्ता हैं। उन पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। ऐसे में अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वो मामले और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। आगे कोर्ट ने कहा था कि अनिल देशमुख को जो भी चिकित्सा सुविधाएं चाहिए उन्हें दी जा रही हैं, इसलिए उन्हें चिकित्सा आधार पर भी जमानत नहीं दी जा सकती है। सीबीआई की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है, इसलिए इस स्तर पर अनिल देशमुख को जमानत देना सही नहीं है। अनिल देशमुख अभी भी आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा भी उनकी जांच की जा रही है। देशमुख को ईडी ने नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया था और वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 1 दिसंबर को सुनवाई होगी। मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 1 दिसंबर को सुनवाई होगी। मुंबई स्थित धारावी की गिनती एशिया के सबसे बड़े स्लम में होती है। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार 29 नवंबर को धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को वित्तीय बोलियों को खोला। धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सीईओ एसवीआर श्रीनिवार ने बताया, हमें कुल 3 बोलियां मिली थीं। नमन ग्रुप की बोली टेक्निकल बिडिंग में क्वालिफाई नहीं कर पाई। इसके बाद फाइनेंशियल बिडिंग में हमने बाकी 2 अदानी ग्रुप और डीएलएफ की बोली को खोला। अदानी ग्रुप की तरफ से 5,069 करोड़ की बोली थी और डीएलएफ की बोली 2,025 करोड़ की थी। श्रीनिवास ने बताया कि अब वह इस बोली को राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजेंगे। साथ ही धारावी के रिडेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया जाएगा। 15 सालों से धारावी के पुनर्विकास की हो रही कोशिश धारावी के रिडेवलपमेंट और झुग्गी वासियों के पुनर्वास से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए 3 कंपनियों अदानी रियल्टी, नमन ग्रुप और डीएलएफ ने बोली जमा कराई थी। पिछले 15 सालों में कई कोशिशों के बाद आखिरकार अब जाकर धारावी का रिडेवलपमेंट या पुनर्विकास शुरू होगा। आरबीआई का बड़ा ऐलान, 1 दिसंबर को लॉन्च होगा रिटेल डिजिटल रुपी का पहला ट्रायल। इस आधार पर चुनी गई विजेता बोली 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के इस प्रोजेक्ट के लिए विजेता को इस आधार पर चुना गया है कि प्रोजेक्ट में कौन शुरुआत में सबसे अधिक निवेश कर सकता है। महाराष्ट्र सरकार अगले 17 सालों में धारावी के रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद कर रही है और इसके अगले 7 सालों में इसके पुनर्वास के पूरा होने की उम्मीद है। धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत करीब 1 करोड़ स्क्वायर फीट का एरिया आने की उम्मीद है। महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले 2019 में धारावी के रिडेवलपमेंट के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया था, जो विफल रहा था। इसके बाद इस साल 1 अक्टूबर को फिर से ग्लोबल टेंडर जारी किया, जिसमें कुल 8 कंपनियों ने शुरुआत में दिलचस्पी दिखाई थी। इसमें से 5 भारत की और 3 विदेशी कंपनी है। हालांकि इनमें से सिर्फ 3 ने ही बोली जमा की। श्रीनिवास ने 1 नवंबर को एक इंटरव्यू में बताया था कि धारावी में अगला बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बनने की संभावना है, जो आज मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर 56,000 से ज्यादा परिवारों को यहां फिर से बसाया जाएगा।
इस स्लम में रहने वाले हर परिवार को 405 वर्ग फीट कार्पेट एरिया का घर मिलेगा। 1 करोड़ स्क्वायर फीट के कंस्ट्रक्शन एरिया में से करीब 70-80 लाख स्क्वायर फीट का इस्तेमाल रिहेबिलिटेशन के लिए होगा। बाकी को ओपन मार्केट में सेल किया जाएगा। मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी एक्सटॉर्शन सेल यानी कि जबरन वसूली रोधी प्रकोष्ठ AEC ने मंगलवार को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट को जमीन हड़पने के एक नए मामले में गिरफ्तार किया है। मालूम हो कि सलीम फ्रूट रिश्ते में छोटा शकील का साला लगता है। पुलिस ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले एक परिवार ने यह कहते हुए शिकायत दर्ज कराई कि दक्षिण मुंबई के उम्रखरी इलाके में उनकी संपत्ति को फर्जी दस्तावेजों के सहारे कथित रूप से हड़प लिया गया। इस पर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने IPC की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और बाद में इसे AEC को स्थानांतरित कर दिया गया। अगले साल से मिलेगी सुविधा, एक जांच अधिकारी ने कहा। शुरुआती जांच में मामले में सलीम फ्रूट सहित 5 लोगों के शामिल होने का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता ने कहा है कि उनकी 25 करोड़ रुपए की जायदाद फर्जी दस्तावेज बनाकर हड़प ली गई है। यह संपत्ति उनके पिता के नाम पर है। मुंबई क्राइम ब्रांच के DCP प्रशांत कदम ने कहा, सलीम फ्रूट जेल में बंद है। उसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी ANI ने पिछले एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। कोर्ट की अनुमति लेकर हमने उसे अपनी हिरासत में ले लिया है और अब इस मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए संदिग्धों को कोर्ट में पेश किए जाने की जानकारी दी, जहां से इन्हें पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। मामले की आगे की जांच जारी है। गुजरात चुनाव की 89 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार प्रसार आज 29 नवंबर को थम जाएगा। यहां पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को होगा। पहले चरण के मतदान में कई दिग्गज चेहरे चुनावी रण में उतर रहे हैं। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी के आ जाने से मुकाबला त्रिकोणीय और दिलचस्प हो गया है। गुजरात में बाकी के 93 विधानसभा सीटों पर मतदान 5 दिसंबर को होगा। इस चुनाव के नतीजे 3 दिन बाद 8 दिसंबर को आएंगे। गुजरात बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी को पहले चरण के मतदान में भावनगर ग्रामीण से चुनावी रण में उतारा गया है। इस चुनाव में बीजेपी ने एक परिवार एक टिकट वाले नियम को भी दरकिनार करके इन्हें टिकट दिया गया है। सोलंकी गुजरात में 5 बार के विधायक रह चुके हैं। उन्होंने साल 2012 और 2017 में यह सीट जीता था। सोलंकी को कोली समुदाय का बड़ा नेता माना जाता है, इसलिए बीजेपी इस बार कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। कोली समुदाय का प्रभाव कुल 34 विधानसभा सीटों पर है। साल 1998 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी ने घोसी विधानसभा सीट से टिकट दिया और सोलंकी उस सीट को जीते थे। उसके बाद वह 2 बार और उस सीट से विधायक चुने गए। साल 2012 में बीजेपी ने उन्हें भावनगर ग्रामीण से टिकट दिया। सोलंकी उस सीट को भी जीत गए। इसके बाद पार्टी ने उन्हें 2017 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उसी सीट से टिकट दिया। सोलंकी लगातार 5 बार से विधायक चुनते आए हैं। यही कारण है कि पार्टी ने उनका खराब स्वास्थ्य होने के बावजूद उन्हें इस बार भी टिकट दिया है। पुरुषोत्तम सोलंकी ने 1996 में निर्दलीय सांसद का चुनाव लड़ा था। उस चुनाव को वह बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह राणा से करीब 70,000 वोटों से हार गए थे। पुरुषोत्तम सोलंकी को पार्टी ने स्टार प्रचारक भी बनाया है। पूर्व मंत्री सोलंकी का कुछ साल पहले ही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। गुजरात के अमरेली जिले के राजुला विधानसभा सीट से इनके भाई हीरा सोलंकी को बीजेपी ने टिकट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।